हाँ जी, हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। करते हैं जी हम आज की क्लास स्टार्ट। आज का आपका जो एक्ट है अगेन इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे गए हैं इससे क्वेश्चंस। ठीक है जी। दूसरी बात, थोड़ा सा टेक्निकल और कंसेप्चुअल है, जिसको अगेन आज मेरी एज यूजुअल कोशिश रही है इजी बनाने की। तो जितना इजी हो सके आज उसको बनाया है मैंने। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्ट जब देखोगे वहां बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा लीगल टेक्स्ट और लीगल लैंग्वेज उसमें यूज कर रखी है जो आपको ऐसे सीधे सीधे समझ नहीं आएगी। सीधी सीधी बात बता दो। सो आज के आप लेक्चर को अच्छे से फॉलो करना। नोट्स भी मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में दिए हैं, सो दैट अगर आप ऑनलाइन पीडीएफ एक्ट का खोलो और मेरे नोट्स देखो, आपको आसानी से चीजें जो है समझ लग जाए। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो जितना इजी हो सके हमारा फर्ज है बनाने का, तो उतना हमने करा है जी। आज पढ़ेंगे हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स। जिस एक्ट का देखो नाम है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। ठीक है जी। ये देखो एपीएफसी, ये ईपीएफओ एपीएफसी सबके लिए है। ठीक है ना। आज के एक्ट का नाम है, पहले एक्ट का नाम याद कर लो, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। ठीक है। अब देखिए जी, अब इसकी पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक्ट कहना क्या चाहता है। अब आपको पता है मैनेजमेंट है जी एक तरफ, और एक साइड हमारी लेबर वर्कर्स हैं। ठीक है। अब देखिए, जो मैनेजमेंट की टीम है और लेबर्स हैं, ठीक है। अब मान लो इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशंस बना दी, कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जिसकी वजह से क्या हुआ, इनमें दिक्कत आ गई, इनमें कंफ्लिक्ट आ गया, लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है। कुछ ऐसे इन्होंने अपनी तरफ से रूल्स बना दिए, कुछ क्लासिफिकेशन को लेके, हॉलीडेज को लेके, शिफ्ट्स को लेके, मॉर्निंग नाइट जो भी शिफ्ट है, फिर पेमेंट को लेके, लीव को लेके, टर्मिनेशन को लेके, हर एक जो कंपनी अपने मान लो रूल्स बना रही है, और ऐसे रूल्स बना रही है कि जिसकी वजह से इन दोनों में बहस हो गई, लड़ पड़े ये दोनों, मैनेजमेंट और लेबर्स जो है लड़ पड़े इंप्लॉयमेंट की कंडीशंस पे। जो आम बात देखी जाती थी कि कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में ऐसा हो रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या देखे गया, कंफ्लिक्ट क्या देखा गया कि मान लो कहते कोई एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है और कोई एक्सवाईजी लिमिटेड कंपनी है, उधर भी देखा गया कि कंपनी चाहे अलग अलग थी बट फिर भी इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस या एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट होती थी, जिसकी वजह से अगेन कंफ्लिक्ट आता था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये सब सोच के गवर्नमेंट ने देखा कि अरे ऐसे हम क्या करें कि कुछ ऐसा सॉलिड कुछ काम करें जिसमें क्या है, आप इनका जो मसला है हम सुलझा सके। ठीक है। कंफ्लिक्ट पूछ रहे हैं, कंफ्लिक्ट क्या है, इस मसले को बोलते हैं, लड़ाई को बोलते हैं, झगड़े को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखो, आप दोनों चीजें समझ गए ना। एक कंपनी में मान लो कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है इन चीजों को लेके, और दो आपस में जो दो इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन करें तो वहां पे भी अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो ये सब सोच के क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने सोचा कुछ ऐसी कंडीशंस हम बनाए, ठीक है, जो सॉलिड हो, अपने आप में सॉलिड हो, रिटर्न फॉर्म में हो, सबके लिए सेम हो, चाहे कोई एबीसी में काम करता है, चाहे कोई एक्सवाईजी में काम करता है, कोई 1 2 3 में काम करता है, किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है, एक यूनिफॉर्मिटी यानी कि सबके लिए बराबर रूल्स जो है बनाए जाएं। ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल कहते हैं इससे पीस बना रहेगा, क्योंकि सबके लिए जब सेम रूल्स होंगे, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पीस बना होगा। नो चेंज टू डेट्रीमेंट ऑफ लेबर, यानी कि अगर कोई लेबर को कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, ठीक है, वो चीज का देख के बनाए जाएंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास क्या आ गए, स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ गए, जो रिटर्न फॉर्म में होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, पीस लेके आएंगे, और जो लेबर्स को कोई डैमेज नहीं करेंगे। यहां तक आपको बात समझ लग गई कि नहीं। नोट्स बच्चे मुझे तो पता नहीं है क्या करते हैं, देखो मैं तो यहाँ आने से पहले ही नोट्स भेज देती हूँ मैनेजमेंट टीम को। हिंदी के नोट्स टाइम लगते हैं आने के लिए, क्योंकि हमें क्लियर करवाने पड़ते हैं, ठीक है, हिंदी वाली मैम से। तो मैं तो अपनी तरफ से सब भेज रही हूँ।
आपको कब तक आएगा, क्या आएगा, वही मैनेजमेंट टीम देखेगी, है ना। सो मेरी तरफ से सब जा चुका है, मेरी तरफ से कुछ पेंडिंग नहीं है बच्चे। ओके जी, आपको यहां तक बात समझ लगी कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स लाने का क्या मकसद था, क्या ऑब्जेक्टिव था। अनुज जी अभी देखेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। वैसे तो अभी तक आपको कुछ आइडिया लग गया होगा बच्चे, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में हम कंडीशंस ऑफ सर्विस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहां तक आपको समझ लग गया कि क्यों, क्या चीजें थी, किन चीजों ने फोर्स करा कि हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म रिटन फॉर्म में जो है स्टैंड मतलब की कंडीशंस चाहिए। उन कंडीशंस को हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। क्या बोलते हैं उन कंडीशंस को, हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। अब आप आ जाओ अपने एक्ट पे, जिसके चलते हुए 1946 में ये एक्ट आ गया, ठीक है। ये एक्ट बच्चे कब लागू हुआ, वैसे आपका 23 अप्रैल को आया था। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन सीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। 23 अप्रैल को ये एक्ट था, तब आया था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्या कहता है आपका एक्ट। सबसे पहली बात कहता है इट अप्लाइज टू होल इंडिया। पहले इसमें था जम्मू एंड कश्मीर को नहीं लगता था, फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुई, अभी होल इंडिया को लगता है, बहुत पहले ही होगी थी ये अमेंडमेंट, ठीक है जी। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखो, वर्ड्स देखते जाना, अभी हम इसके वर्ड्स को समझेंगे भी, ठीक है। कहते हैं अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विद इन इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है, कहते ये एक्ट किसको अप्लाई कर रहा है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स को कर रहा है। यहां चलने से पहले ये वर्ड देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट आपका क्या होता है। आपकी जो ये एक्ट है उसके तहत सेक्शन 2E के तहत इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट आपका समझाया गया है। कहते पहली पॉइंट कहता है जी, जो हमारी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डेफिनेशन इसकी डिफाइंड है वो, ठीक है। सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो क्लॉज है उसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 का 2E है वो शायद, तो उसके तहत जो उसके पॉइंट्स है वो, पहले ये बात बोलती, ठीक है। फिर उन्होंने बोला फैक्ट्री, रेलवे या कोई और एस्टैब्लिशमेंट जो इस पर्पस के लिए बनाई जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो, ओनर हो, ठीक है, एम्प्लॉयज हो, वर्कमैन हो। तो एक ये चीज भी जनरल थिंग भी डाल दी, एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें क्या हो, एक कॉन्ट्रैक्चुअल काम हो या ऑनर हो जिसको जो काम करवाए, ठीक है। एक सिंपल सा इन्होंने सारी एस्टैब्लिशमेंट्स को डाल दिया। बट बात आ गई ये मेन पॉइंट की, आप तो कहोगे ना कि मैं, आपने बोला पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, हमें क्या पता उसमें क्या है, कौन सी डेफिनेशन है, क्या आएगा इसमें, तो वो हम चलते हैं, आ जाओ इसके कुछ पॉइंटर्स के ऊपर। इस एक्ट की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के तहत, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या चीजें बच्चे आएंगी, कह रहे हैं ट्रामवे सर्विस, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं वो चीजें, ठीक है, चाहे कोई हायर करके लेके जाए या जैसे मर्जी। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आ गई, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बट उसमें वो नहीं होंगी जो गवर्नमेंट वगैरह की, मिलिट्री वगैरह की होंगी, वो नहीं कवर करी जाएंगी। माइन, क्वेरी और ऑयल फील्ड इसमें होगी, प्लांटेशन होगी, या कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होगा, कोई बिल्डिंग्स का काम होगा, उसका कुछ काम चलने के लिए बंदे पॉइंट हो रखे हैं, वो भी इस डेफिनेशन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के नीचे फॉलो करेंगे। जिसमें कोई हमारी एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, पानी लग रहा है, वो चीजें भी इसमें इंक्लूड करेंगी। और इससे ज्यादा भी कुछ 2-4 पॉइंट्स होंगे आपके नोट्स में आ जाएंगे, ठीक है जी। मुकेश जी हिंदी 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 हिंदी, इतना हिंदी बोल रही हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं आती, ठीक है। आप, मुझे समझ नहीं आता आप इंग्लिश में कैसे करोगे अपनी क्लासेस, आपके 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आने हैं पेपर में, कैसे करोगे आप। आपको पता है ये सारे आपके सेक्शन, ये जो एक्ट्स है ना बच्चे, ये सारे आपके ऑनलाइन मिनिस्ट्री वालों ने भी डाल रखे हैं, उन्होंने कोई हिंदी में नहीं डाले, इंग्लिश में डाल रखे हैं। कैसे इसको समझोगे फिर आप। अब इजी ट्रामवे सर्विस क्या होती है कि ट्राम्स जो चलती हैं, एक सीधी सी बात है, यहाँ पे जो सर्विस लिखी हुई है ना, आपने यहाँ पे वो चीज देखनी है जो पैसेंजर्स को कैरी करती है, गुड्स को करती है, चाहे रोड से करे, जैसे रोड से करे
तो ये जो सर्विसेज है उसमें आएंगी बच्चे, ठीक है। और बाकी हिंदी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमारे देखो सारा लॉ A to Z इंग्लिश में कराया है, ठीक है। और आप कोर्ट भी जाओ ना अगर, तो वहां पे भी हमारी ड्राफ्टिंग इंग्लिश में होती है, हम इंग्लिश में ही जज के आगे पेश करते हैं चीजें को। फिर अगर मान लो कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहां हमारी रीजनल लोकल लैंग्वेज जरूर चल जाती है, बट वो भी अगेन जज किस में सुनता है, इंग्लिश में सुनता है। केस लॉज देखो इंग्लिश में सुनते हैं। मेरी तो A to Z सारी जो अभी आपके लिए मैं इतनी इंग्लिश बोलती हूँ, जब हम मूट कोर्ट्स लगाते थे या कोर्ट जाती थी मैं, तो हम A to Z हमारे कॉन्वर्जेशन जो है इंग्लिश में होती थी। मुझे पता है ड्रीम चैनल जी ये कोर्ट नहीं ये क्लास है, ठीक है, आप मुझे ये बात मत समझाओ, ये कोर्ट नहीं क्लास है, मुझे पता है, मैं ये आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमारी पूरी लाइफ में हमने इंग्लिश 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 में बातें करी हैं, बट आपके लिए फिर भी मैं इतना ज्यादा हिंदी में आपसे बात करके समझाती हूँ चीजों को, तो आपको अच्छे से समझ लग जाए, ठीक है। हाँ देखो शिवम जी भी बता रहे हैं। अभी कुछ वर्ड्स है यार, मुझे मैं आपको हिंदी में कुछ और बोल दूं जो मुझे भी नहीं पता, फिर आप उस पर पॉइंट उठाओगे, तो बेटर है जो चीज का मुझे इतना हिंदी में ज्ञान नहीं है तो मैं वो इंग्लिश में ही रख दूं, ठीक है ना। चलो जी, मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए ये कोई भी कमेंट से, ठीक है। जिसको समझ लगता है प्लीज क्लास लगाओ, जिसको नहीं लगता नोट्स आने का वेट करो, क्लियर। चलो जी, अब आपको मुझे यहां बताओ इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्ड समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो हम इधर आ जाते हैं दोबारा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक्ट जो है सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को लगेगा जो विद इन इंडिया है, ठीक है जी। उसके बाद आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि ये एक्ट उन पे लगेगा जिस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं या काम करते थे। कब करते थे? ऑन एनी डे। कब? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब पिछले 12 महीनों से जब 100 से ज्यादा जन काम कर रहे थे तो उनपे ये एक्ट लगेगा, उनपे स्टैंडिंग ऑर्डर्स लगेंगे, ठीक है। अगर फिर कह रहे हैं कि मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 100 से कम है, तब क्या करें? तब कहते हैं आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो 2 महीने का नोटिस दे देगी आपको और बोलेगी आप भी अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना लीजिए। समझ आ गया ये पॉइंट? ये पॉइंट बच्चे समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। ये जो बच्चे आपका एक्ट है ना, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये नंबरिंग पे आते हैं, थोड़े से कंसेप्ट पे भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्ट उठाओगे कुछ समझ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, लिखवा के ले लो मेरे से, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल लीगल लैंग्वेज इसमें भर भर के रखी हुई है इन्होंने, ठीक है। मुझे भी डिकोड करने में टाइम लग गया, आप ये समझ लो, क्यों हमें तो चलो एक्ट पढ़ने आते हैं, हमें पता है कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ क्या प्रोविजन है, तो थोड़ा इजी था। बट जो बच्चे नहीं है इस लाइन से उनको थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से एक एक चीज को समझो। अगर आपको ये पॉइंट समझ लग गया तो हम आगे चलेंगे, ये तो यही वेट कर रही हूं, आपके कमेंट के जरिए जरा मुझे बताइए। हाँ जी, IAS, स्वीट, रूपाली, आशु, श्याम, दोबारा बताओ। ओके, बाकी सबको तो क्लियर है, ठीक है। एक बार ही सुन लो, क्या कह रहे हैं, ये एक्ट लगेगा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो विद इन इंडिया है। हमने देख ली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन चीजें आती हैं। कहते हैं अगर उसमें 100 से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं पिछले 12 महीनों से, तो उनपे तो लगेगा। अगर मान लो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट 100 से कम बंदा है तो क्या करे? तो कहते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिस दे देगी 2 महीने का, ताकि वो भी अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना ले। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है वैसे नेक्स्ट स्लाइड में पता भी चल जाएगा, पर आपको बार बार समझाया है। फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो चीज जिस स्टेट की लगेगी, मतलब अगर सेंट्रल के पे क्या उन पे वो है तो वो रूल्स या वो नोटिफिकेशन या वो नोटिस दे देंगे, अगर स्टेट का है उस पे तो स्टेट दे देगी, ठीक है ना। यहां तक समझ लग गया, ठीक है।
100 के ऊपर तो लगेगा। अगर जब 100 से कम एम्प्लॉयज होंगे, वर्कमैन होंगे, तो गवर्नमेंट नोटिस भेज देगी 2 महीने का कि भैया तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना लीजिए। ठीक है, अब समझ लग गई, क्लियर हो गया, ये हमने चीज कर ली है। आगे आ जाओ, एक्सक्लूजन। अब देखिए हम ये देखते हैं, अब ये देखेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका कोई सेक्शन है वो कहता है कि उन पे नहीं लगेगा जो फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स पे है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जिनके लिए प्रेसिडेंट वगैरह रूल बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट उनके लिए रूल्स बनाते हैं। ठीक है, वेरियस उनके सप्लीमेंट्री रूल्स है जिसके हेठ है इनके फंडामेंटल रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, वेरियस सिविल सर्विस रूल्स, अदर रूल्स जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट खुद अपने तरीके से जो है उनके लिए ऑर्डर्स या कंडीशंस बनाएगी, उन पे नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, जो इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए गवर्नमेंट खुद अपने तरीके से जो है सर्विस कंडीशंस बनाएंगी, वो इस एक्ट के तहत नहीं बनाई जाएंगी। सीधी सी बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। ठीक है, समझ लग गया? चलो जी अभी प्लीज आ जाओ। अब देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कोई बच्चा पूछ रहा था, इसमें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल में कौन कौन आ गया जो कंट्रोल हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे रेलवे आ गई, पोर्ट माइन और ऑयल फील्ड आ गई। और इसके अलावा जो बचा कुचा है जिसपे सेंट्रल का कोई कंट्रोल नहीं है, वो कौन देखेगी? स्टेट देखेगी। सीधी सी बात है, सिंपल एज दैट। ठीक है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में जो रूल सेंट्रल बना सकती है वो सेंट्रल बनाएगी, जिसपे वो नहीं बना सकती वो स्टेट बना लेगा। क्लियर ना? फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, दीज आर द रूल्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। अब आ जाओ आप सर्टिफाइंग ऑफिसर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है हमारा सर्टिफाइंग ऑफिसर। 2C में इसकी डेफिनेशन है। इसमें हमारा जी आ जाएगा लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, या कोई भी ऑफिसर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर देगी एज सर्टिफाइंग ऑफिसर। अब देखिए हम ना स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने जा रहे हैं, उसकी सर्टिफिकेशन भी तो जरूरी है। जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसके लिए फिर हमें कौन चाहिए? सर्टिफाइंग ऑफिसर चाहिए। ठीक है, जो उसको सर्टिफाई करके देगा। तो वो कौन होगा? मेरे साथ याद करो, लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, या फिर जो आपकी गवर्नमेंट को सही लगेगा वो पर्सन को वो अपॉइंट कर देंगे। ये 3 पॉइंट समझ लगे? एक बार एंड में क्विक रिवीजन कराऊंगी थोड़ा सा। आई नो दिस एक्ट इज वेरी 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 टेक्निकल, बट आई एम टीचिंग यू इन द मोस्ट इजिएस्ट वे। क्लियर हो जाएगा? कैसे डिफाइन करते हैं? जो सेंट्रल के पास देखो, जो सेंट्रल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसमें होता है रेलवेज हैं, कोल माइंस हैं। ठीक है, उसके जो एम्प्लॉयज होंगे तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने रूल्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहां पे वो होगी। बाकी जो आपकी स्टेट के जो फंक्शनिंग है या कुछ है उसके लिए स्टेट कर देगी। ठीक है ना? चलो जी, हाँ सीरियसली दिस चार्ट मेथड इज बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एक्ट्स। ठीक है, सो रिपीट इट वंस। सर्टिफाइंग ऑफिसर में कौन कौन होता है? लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, तीसरा वो मतलब उसके लिए हमने प्रोविजन छोड़ी है जो कभी कभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगे किसको अपॉइंट कर देते हैं तो वो बन जाएगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ आगे। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है? अब आपके मैंने पहले ही बताया, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं फ्रॉम क्लास 1। ये चीज मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो कुछ बच्चों को। ठीक है, उसके बाद ओके आ जाओ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बट कहाँ दे रखे हैं? जिस इस एक्ट के नीचे एक शेड्यूल है उसमें रूल्स दे रखे हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो कहाँ लिखा है? शेड्यूल में लिखा है इस एक्ट के। ठीक है, कहाँ लिखा है? शेड्यूल में लिखा है इस एक्ट के। अगर टाइम है साथ साथ स्टैंडिंग ऑर्डर्स आप इसका एक्ट खोल के देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ
इसमें क्या क्या, इसमें ना वैसे टोटल 11 पॉइंटर्स हैं जो आपके नोट्स में आपको सारे मिल जाएंगे 1 to 11, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट्स हम देखते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपके लिए भी इजी होगा समझने के लिए कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में आता क्या क्या है। सबसे पहले आती है चीजें क्लासिफिकेशन की, कि ये वर्कर को किस काम के लिए रखें, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, लोअर एंगल पे रखना है, अपर एंगल पे रखना है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उस अकॉर्डिंग जो है उसकी क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है जी। उसके बाद मैनर ऑफ इंटीमेशन, उसमें बताया जाता है कि तुम्हारा क्या काम है, क्या वेज रहेंगे, कितने पैसे देंगे, ठीक है, तुम्हारी क्या कितने दिन आना जरूरी है, क्या कंडीशंस होगी, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। उसके बाद तुम्हारी क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज है यहाँ पे, मतलब अगर तुम गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी क्या लाइबिलिटी रहेगी। लाइबिलिटी तो समझते हो ना, क्या तुम गलती करोगे तो उसकी क्या तुम्हें सजा मिलेगी, या तुम्हारे यहाँ पे क्या राइट्स है कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। फिर अगर तुम्हारी सस्पेंशन होएगी या टर्मिनेशन होएगी उसके लिए क्या कंडीशंस रखी हैं, कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं जिससे तुम्हें निकाल सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये बोला है अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो हमने मसला कैसे लेके जाना है। जैसे हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पढ़ा था कि मसला कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है कि अगर कोई दिक्कत आ गई हम एडजुडिकेशन मेथड फॉलो करेंगे, दिक्कत आ गई आर्बिट्रेशन करेंगे, दिक्कत आ गई कंसिलिएशन करेंगे, तो ये पॉइंट भी वहां पे वो मेंशन कर देंगे। कुछ इजी एग्जांपल्स लेके आई हूँ आपके लिए जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर जो यानी कि सेट ऑफ रूल्स है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ये बात समझ लग गई आपको? आपको ये बात समझ लग गई? हम जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कर रहे थे वहां पे भी मैंने ये चीज बताई थी। ट्रेड यूनियन में इस टॉपिक की इतनी छेड़खानी नहीं हुई, बट वहां पे हमने जो है डिस्कस करा था कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है क्या नहीं है, क्यों बनाए जाते हैं। बेसिकली देखो ये चीजें क्यों है, वर्कर्स के लिए है ताकि उनको एक प्रोटेक्शन मिल सके, उनको एक एक उनके पास फॉर्मेट हो, सो दैट उनका एम्प्लॉयर है उनको एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है बच्चे। यहां तक आपको ये बात समझ लग गई, स्टैंडिंग ऑर्डर समझ लग गए, क्योंकि एक्ट में नाम लिखा है, ये चीज तो जाननी बहुत जरूरी है। समझ लग गई कि नहीं लगी तो ही आगे चलूंगी। आज हमने पूरा एक्ट करना है, इस एक्ट में सिर्फ 15 सेक्शंस हैं, कहने को सिर्फ 15 हैं, बहुत भयंकर है बट इजी लगेंगे आज आपको, बहुत इजी लगेंगे, ठीक है जी। ठीक है चलो जी, वेरी गुड। आ जाओ बच्चे आगे। अब हमारा सेक्शन 3 देखते हैं क्या कहता है। ड्राफ्टिंग जो है स्टैंडिंग ऑर्डर जो हमने बनाया है, मैं आपकी मान लो एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आपके लिए, आप वर्कर हो मेरे पास काम करते हो, मैंने कोई आपके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है, मतलब कि सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं कि मेरे पास काम करने के ये कंडीशंस हैं, तो उसकी सबमिशन कैसे करनी है, ठीक है। सो आ जाओ कहते हैं ये एक स्टैट्यूटरी यानी कि जो एक्ट के द्वारा ऑब्लिगेशन है, स्टैट्यूट मतलब एक्ट, यही आपके लेजिस्लेटिव एक्ट की जो एक आपकी ड्यूटी है जो एक एम्प्लॉयर पे लगती है, एम्प्लॉयर पे भी लगती है, अगर मान लो उस जगह के 2-3 एम्प्लॉयर्स हैं उन पे भी लगेगी कि आपकी अगर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये लाइन ये बात बताती है, तो इनको क्या करना है, सबमिट करनी है इंडिविजुअली, अगर एक है तो इंडिविजुअली, एम्प्लॉयर एक है तो इंडिविजुअली, ज्यादा है तो इकट्ठे मिलके 5 कॉपीज ड्राफ्ट जो हमने करा है स्टैंडिंग ऑर्डर, मान लो ये मैंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर अपने वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट करा है, ठीक है। अब इसकी 5 कॉपीज मुझे सबमिट करानी पड़ेंगी, ठीक है। कहाँ पे, पहले ये देखो 5 कॉपीज करानी है 6 महीने के भीतर भीतर, जब से मैंने अपना इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शुरू करा है, जब से मैंने अपनी इंडस्ट्री खोली है, ठीक है। तो 6 महीने के भीतर भीतर मुझे 5 कॉपीज जो है देनी है, किसको देनी है, सर्टिफाइंग ऑफिसर को देनी है। इसके साथ साथ मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं जिसमें ये लिखा होगा कि क्या कौन कौन से वर्कर्स मेरे पास एम्प्लॉयड हैं, उनके सारे उनकी जो डिटेल्स हैं उस डॉक्यूमेंट में वो भी इसके साथ
लगेंगी। नेक्स्ट मतलब नेक्स्टर्स, इसके साथ जब हम कई बारी कभी अपनी मेल डालते हो ना अपने एम्प्लॉयर को कि मुझे नौकरी चाहिए, तो बोलते ना समथिंग या सम नोट्स आर नेक्स्ट विद माय लेटर, ऐसे करके कुछ लिख देते हो ना, तो ये मतलब होता है नेक्स्ट का कि 5 कॉपीज के साथ साथ डॉक्यूमेंट की कॉपी भी लगेगी। कितना टाइम फ्रेम दे रखा है, 6 महीनों का। ये चीजें याद कर लो मेरे साथ। कोई भी पहली लाइन तो ये कहती है कि हमारी एक्ट के द्वारा ड्यूटी बनती है, अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट हमारी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट है तो एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी बनती है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएगा। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय है तो इंडिविजुअली, इकट्ठे हैं तो ज्वाइंटली। तो वो क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग जो उन्होंने करी है, अभी कच्चा है ना, अभी सर्टिफाई नहीं हुआ, ये कच्चा है। ठीक है, तो उन्होंने ये कच्चे की 5 कॉपियां, ठीक है 5 कॉपीज 6 महीने के अंदर अंदर, प्लस 5 कॉपीज के साथ साथ जो मेरे पास वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वो लगानी है। किसको देने हैं, सर्टिफाइंग ऑफिसर को देने हैं। सर्टिफाइड मतलब ये सर्टिफिकेट बना के देगा ना कि ठीक है जो तुमने ड्राफ्ट करा है वो स्टैंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। समझ गए ना, तभी वर्ड यहाँ पे ड्राफ्ट है, क्योंकि अभी वो स्टैंडिंग ऑर्डर बना नहीं है, इस पे मोहर नहीं लगी सर्टिफाइंग ऑफिसर की। अभी हम उसको पेश कर रहे हैं कि ये हमारा सैंपल है या ये हमारा देखो हमने बनाया है। ठीक है, ठीक है, उसको देने के लिए भी 5 कॉपी लगेंगी। याद कर लो ये पॉइंट, याद कर लो, बार बार 5 कॉपीज आएगा, इजी है। तभी यहाँ एक एक्ट की जो एक प्रोविजंस है वहीं के वहीं याद कर लिया करो। ठीक है जी, हाँ जी आदित्य जी, इट इज यूज टू बी सेम बिकॉज जो आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनते हैं एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर पे बनते हैं, एक मॉडल फॉर्मेट दे रखा होता है, तो बेसिकली वही चीजों जो है उनको फॉलो करनी होती है, तभी तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, समझ आ गई। जब एक आपकी इंडस्ट्री बनेगी तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको 5 कॉपीज देनी है, प्लस डॉक्यूमेंट्स देने हैं सर्टिफाई कराने के लिए। यहां तक समझ लग गया ना। आगे चलते हैं। अभी कंडीशंस क्या है, अभी हमने अपनी कॉपी तो दे दी सर्टिफाइंग ऑफिसर को। ठीक है, अब सर्टिफाइंग ऑफिसर जी देखेंगे, सबसे पहले तो वेरिफिकेशन करेंगे वो। ठीक है, वो देखेंगे कि जो भी एम्प्लॉयर ने ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है, क्या वो इन यू कैन से विद कंफर्मिटी जो आपके शेड्यूल में सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं, मैंने बताया था ना स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहाँ लिखे हैं, सेट ऑफ रूल्स इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, उसके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। तभी एक बच्चे का था ना कि सेम होंगे, सेम तभी होते हैं, ये मॉडल आपका ऑलरेडी शेड्यूल में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले वो वेरिफिकेशन करेंगे हमारे सर्टिफाइंग ऑफिसर जी कि जो इन्होंने हमारे पास ड्राफ्ट दिया है वो जो शेड्यूल में चीजें लिखी हैं क्या उससे मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद यही कि जो इस एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके साथ इन कन्फर्मिटी मतलब उसके अकॉर्डिंग बराबर है कि नहीं है, जो इसमें हमने एक्ट में प्रोविजंस दी हैं क्या वो उसको सही उसके दायरे में है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। क्लियर, ये 2 कंडीशन समझ लग गई आपको। वेरिफिकेशन और कंफर्मिटी चेक करेंगे, इससे इजी और क्या करूं, आपको बस ये 2 पॉइंटर्स याद रखने हैं बच्चे। एक्ट तो आप समझ ही रहे हो, ये दोनों चीजें तो एक्ट की बात कर रहे हैं कि शेड्यूल में या एक्ट में जो चीजें लिखी हैं क्या प्रोविजंस ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर की मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। कौन देखेगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर देखेगा। क्लियर। दूसरे में क्या है कि जो हमारी एक्ट में प्रोविजंस दे रखी हैं, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए क्या उसके मुताबिक सही है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि वो नहीं चल रहा है, कि अपनी उसने बीच में ड्राफ्टिंग कर रखी है। समझ गए, चलो जी आगे आ जाओ। ओके जी, अब तीसरी कंडीशन देखो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी है, सारा वेरिफिकेशन कर ली, कंफर्मिटी चेक कर ले कि वो सर्टिफिकेट देगा कि नहीं देगा। ठीक है, अगर उसको सब कुछ सही लगा तो दे देगा। ठीक है, अगर मान लो उसको लगे
कि कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, इन्होंने हमें ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो वो सजेशन देगा कि आप इसमें जी कुछ मॉडिफिकेशन कर लो। ठीक है, एडिशन कर लो या जो भी आपको करना है ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर में, कुछ ऐड करना है, माइनस करना है, जो भी करना है आप कर लो। जब वो चीज उसकी पूरी हो जाएगी सर्टिफाइंग ऑफिसर की, तो वो उसको सर्टिफाई कर देगा। ठीक है, या तो पहले ही कर दे वो, अगर उसको सब कुछ ठीक लग रहा है पहले ही कर देगा। ये तीसरी कंडीशन है, याद रखना। अगर उसको लगे कि नहीं इसमें थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ये पॉइंट को हटा के ये पॉइंट रख देते हैं या ये चीज ऐड ऑन कर देते हैं, तो वैसे वो सजेशंस देगा। ठीक है, फिर जब वो पूरी हो जाएगी उसकी सजेशन, तो वो उसको सर्टिफाई कर देगा। इजी, समझ लग गया आपको? देखो कितना इजी है ये। इजी है कि नहीं? हाँ जी, देखो वो प्रिस्क्राइब्ड फीस तो रहती है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, हम सर्टिफिकेशन प्रोसेस देखते हैं अब कैसे होगा। पहले हमने कंडीशंस देखी, 3 कंडीशंस देखी, वेरीफाई, कंफर्मिटी, देन क्या सजेशन या अथॉरिटी रहेगी उसकी। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या करेगा? अगर तो उसको सारा कुछ ठीक लगा तो कॉपी भेज देगा स्टैंडिंग ऑर्डर की उनको, वर्कमैन और ट्रेड यूनियन को, कि ठीक है हम आपका जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया है हमें ठीक है। अगर मान लो अब उसको कोई ऑब्जेक्शन हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ऑब्जेक्शंस के लिए एक नोटिस भेजेगा कि आपके ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर में मुझे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। एक तरह सजेशन, यहां वर्ड है ऑब्जेक्शन, दोनों में फर्क है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्या करेगा? नोटिस दे देगा और 15 दिन के भीतर भीतर जो है उनको अपनी ऑब्जेक्शंस के आंसर जो है फाइल करने पड़ेंगे। समझ गए? अगर तो सब कुछ ठीक लगा तो भेज देगा कॉपी उनको, वर्कर्स को और उनको ट्रेड यूनियन को। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो नोटिस भेजेगा, 15 दिन के बीच बीच में उनको उन ऑब्जेक्शंस के आंसर फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो कह रहे हैं जब ऐसी ऑब्जेक्शंस आती हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी देता है वर्कर को, एम्प्लॉयर को कि आप बैठो बताओ क्या गड़बड़, क्या ऑब्जेक्शंस का आप क्या आंसर दोगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो डिसाइड करता है और फिर जो है ऑर्डर मॉडिफिकेशन का पास कर देता है। मतलब कि आप सीधा कह दो कि अपॉर्चुनिटी देता है सुनने की, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं, फिर जो है ऑर्डर पास कर देता है मॉडिफिकेशन का। फिर ये कह रहे हैं फाइनली ये जो है स्टैंडिंग ऑर्डर इनका सर्टिफाई हो जाएगा। अगर कुछ अब देखो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्शन है, ठीक है, 15 दिन का टाइम दिया, उसमें उनको अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप आओ बैठ के बात करो, मैं आपको सुनता हूँ, जो कोई दिक्कत है उस अकॉर्डिंग सुन के फिर वो डिसीजन देता है, एक ऑर्डर पास कर देता है कि देखिए ये जो ड्राफ्टिंग मेरे पास आया था, ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर जो आया था, मेरे को कुछ ऑब्जेक्शंस थी, अब इसको मॉडिफाई हमने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे, जब फिर मॉडिफिकेशन सारी होगी, फाइनल ऑर्डर हो गया, फिर उसको वो सर्टिफाई कर देगा। ठीक है, उसके बाद 7 दिन के विद इन 7 days सेंड अ कॉपी ऑफ इट विद हिज ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशंस पास। और जब ये सारी डिस्कशंस हो जाती है, सर्टिफाइंग ऑर्डर की ड्यूटी है 7 दिन के अंदर अंदर ये मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर और उसके साथ जो और नेक्स्टर्स लगने हैं उसकी कॉपी जो है इनको भेज दे ठीक करके। समझ लग गया? अगेन थोड़ा सा डीप है। हाँ जी ड्रीम बच्चे, ये 7 दिन कंसेप्ट या फिर नोटिस कब होगा, इसके क्या दिन है, अगर आपको ये चीजें पता ही नहीं होंगी तो आप कैसे आंसर करोगे? ठीक है, ईपीएफओ एपीएफसी में थोड़े डीप क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस चक्कर में ही इतनी दिमाग खपाई हो रही है, और तो क्यों करेंगे हम, है ना? थोड़ा सा टफ है, समझ आया कि नहीं? मॉडिफिकेशन कौन करेगा? वो सजेशंस देगा आपकी मॉडिफिकेशन की। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं तो रल मिलके वो डिसाइड कर लेंगे कि कैसे मॉडिफिकेशंस करनी है। ठीक है ना? 15 दिन का क्या है कि इनको बोला गया है नोटिस पीरियड के 15 दिन के भीतर भीतर हमारी ऑब्जेक्शंस का आंसर दो। ठीक है, दैट शैल बी सबमिटेड टू हिम विद इन 15 days ऑफ। देखो आज
आज मैंने आपको नोटिस, सर्टिफाइंग ऑफिसर हूं, मैंने आपको नोटिस भेजा, मेरे को ऑब्जेक्शन है, मैं आपको नोटिस भेज रही हूँ, आपने क्या करना है, मुझे 15 दिन के अंदर अंदर उस ऑब्जेक्शन का आंसर देना है। ये पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, कि मैं आपको सुनूं, हम बैठ के डिस्कस करें, डिसाइड करें, फिर फाइनल ऑर्डर जो है हम पास कर देंगे कि जो हमने ड्राफ्ट करा था, हमने ये इसको मॉडिफाई करा है, ठीक है। जब हमने ये मॉडिफाई करा है, अब मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि मैं 7 दिन के भीतर भीतर, जब इस हमारा फाइनल हो गया है, इसकी कॉपी आपको, मॉडिफाइड वाले की कॉपी जो है फाइनल सर्टिफाई करके भेजूं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेशन उसके बाद मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर के करने के लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास सर्टिफाई करने के लिए 7 दिन का टाइम है, समझ गए। 15 दिन तो नोटिस के बाद का, और उसके बाद ये टाइम जो है ये सर्टिफाइंग ऑफिसर का है, ठीक है ना। किसको भेजना है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन को, जिसके लिए कंडीशंस बन रही हैं, और किसको भेजेंगे, ठीक है। 7 डेज समझ लग गया। या लाइन पढ़ लो, फाइनली द सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल सर्टिफाई सच स्टैंडिंग ऑर्डर within 7 days, send a copy of the annexure with his modifying standing order. क्लियर, जो भी उसे मॉडिफिकेशन पास करी है उसकी कॉपी, उसकी जो लगेगी वो, और साथ में उसने जो सर्टिफिकेशन मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर की करी है वो, ठीक है। अभी तो आप इसमें ही घबरा गए, आगे तो और पता नहीं क्या क्या करना है, मुझे तो लगता है इसकी 2 क्लासेस लेनी पड़ जाएंगी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, अपील्स पे आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कंडीशंस पढ़ी, ठीक है। उसमें पहले हमने देखो वेरीफाई देखा, और दूसरा स्टेप हमने कंफर्मिटी का देखा। थर्ड हमने देखा कि सब कुछ ठीक है सर्टिफाई कर दो, कुछ नहीं ठीक लग रहा सर्टिफाइंग ऑफिसर सजेशंस दे देगा, ठीक है। वो सजेशंस दे देगा कि भैया आप ये ऐड ऑन कर लो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चौथा हमने देखा, क्या देखा कि उसको यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो रही है, वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, दूसरे ऑब्जेक्शन वाली मॉडिफिकेशंस चाहता है, उसका प्रोसीजर हमने देख लिया। नोटिस देगा, 15 दिन के भीतर भीतर उसका आंसर दो। जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर को बोले तुम अब 7 दिन में सर्टिफाई करो। अब फिर भी गड़बड़ हो जाए, फिर भी गड़बड़ हो जाए, राजेश जी देखो 15 दिन का टाइम एम्प्लॉयर के पास है, वर्कर के पास है, कि 15 दिन के भीतर भीतर वो उस नोटिस का जवाब दे जिसके लिए मतलब जो ऑब्जेक्शन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने रेज करी है, ठीक है। 7 दिन में सर्टिफाइंग ऑफिसर को बोला गया है कि जब सब कुछ सेटल हो गया है, तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है, सर्टिफाई करके भेजो कॉपी को, ठीक है ना। हाँ जी, मैं बहुत ही इजी करके समझा रही हूँ, बहुत ही इजी। थोड़े से अब मैं क्या करूँ, आपके एक्ट ने ऐसे 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 घुमा रखा है चीजों को। मैं तो फिर सीधी लाइन में लेके आई हूं, ठीक है ना। अब आ जाओ। अगर कहते फिर भी दिक्कत आ गई, ठीक है, तो फिर हम अपील, ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, क्या करें, दिक्कत आ गई, मॉडिफिकेशंस भी करा दी, सब आ गया, बट हमें तो फिर भी दिक्कत है। तो पार्टी ग्रीव्ड जो होंगी, पार्टीज में कौन कौन आएगा, एम्प्लॉयर, वर्कर, ट्रेड यूनियन, ठीक है। कई बार क्योंकि कहीं पे ट्रेड यूनियन बनी होती है, कहीं पे नहीं बनी होती, इस करके दोनों की प्रोविजन यहाँ पे डाल रखी हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाइल डूइंग मॉडिफिकेशन, देखो वहां सीधा सीधा तो पॉइंट लिखा है, रिलेट योरसेल्फ, कि ऑब्जेक्शंस भेजेगा वो, ठीक है, उसका आंसर चाहिए। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी भी दे देते हैं, आपको बैठ के बात करनी है तो कर लो, ठीक है। तो आप इजीली समझ लो, अगर वो ऐसे ही आपको ड्राफ्ट करके भेज दे, बैठ के बात करने का ये तरीका होता है कि बारी बारी वो एक दूसरे को भेजेंगे नहीं, वहीं बैठ के सुलझा कर लेंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चलो जी आ जाओ। पार्टीज यहाँ पे समझ लगी, आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया पार्टीज अग्रीव्ड में कौन कौन आएगा, तो याद कर लेना। अब ये अपील करेंगे, वो कह रहे हैं हमें तो बहुत दिक्कत आ गई है ये स्टैंडिंग ऑर्डर से, हमें तो अपील फाइल करनी है, ठीक है। तो एपेलेट अथॉरिटी को करेंगे। अब यहाँ पे देखो एपेलेट अथॉरिटी कौन है, ये आई गेस आपकी इसकी डेफिनेशन 2A में दे रखी है, इजी वे में समझा देती हूँ, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगता है वही यहाँ पे एपेलेट अथॉरिटी बन जाती है, ठीक है। अब
मैम सजेशन कब देंगे और ऑब्जेक्शन कब करेंगे? सजेशन जो है आपका वो फर्स्ट स्टेज में दे देंगे जब कंडीशंस पढ़ी है हमने, वो तभी के तभी वहां मैटर्स हो जाए। सजेशन में क्या है, हम सजेस्ट नहीं कर देते कि आप इसकी जगह ये कर लो, है ना, अब आपकी मर्जी है, आप करो ना करो, कर दोगे तो ठीक है वो सर्टिफाई कर देगा। ऑब्जेक्शन में आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर रहे हो कि ये पॉइंट हटाओ ये रखो, ठीक है, वो बाद का स्टेप आएगा, समझ गए? चलो एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, ठीक है, और एपेलेट अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर, मान लो आपने अपील करी है बच्चे, अब 30 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आना चाहिए, ठीक है, और जो भी डिसीजन के बाद फाइनल जो होगा, एपेलेट अथॉरिटी के पास टाइम है, अब 30 दिन के अंदर डिसीजन आ गया, अब इनको एपेलेट अथॉरिटी को 7 दिन का टाइम दे रखा है कि आप उस कॉपी स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अमेंड जो भी करना चाहते हो करके पार्टीज को भेजो, ठीक है। एपेलेट जहां अपील होती है उसे बोलते हैं एपेलेट अथॉरिटी। वो कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ कौन देखेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखेगी कि किसको बनाना है। सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऊपर जो अपील जिसके पास जाएगी उसकी बात हम कर रहे हैं कि मान लो अगर फिर भी कोई दिक्कत आ गई तो अपील करी जाएगी, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद 7 दिन का टाइम है कि एपेलेट अथॉरिटी 7 दिन के भीतर भीतर कॉपीज जो है सेंड कर दे। सीधी सी बात है, इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड। चलो आ जाओ आगे। अब हमने अपील भी कर दी, सब कुछ करके देख लिया, अब कहते हैं ये तो बता दो स्टैंडिंग ऑर्डर्स कब से चालू होंगे, ठीक है। अगर मान लो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने सर्टिफाई कर दिया, कोई अपील नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो आपका जो क्या है, जिस दिन आपका ऑर्डर पास हुआ है सर्टिफाइंग ऑफिसर के थ्रू, ठीक है, उसके 30 दिन के बाद ये जो है आपका ऑपरेशन में आ जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कि आपने कोई अपील नहीं डाली, सर्टिफाई होगी है आपकी कॉपी, ठीक है, तो आपका उसके बाद 30 दिन के अंदर, मतलब आज जब आपके 30 दिन खत्म हो जाएंगे, मान लो मैंने सर्टिफाई करके दिया आपको 1 मार्च को, अब मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं ना, तो इसके 30 दिन खत्म हो जाएंगे, यानी कि 31 मार्च को ये ऑपरेशन में आ जाएगी। 1 जून को करा है तो 30 दिन के बाद 1 जुलाई को आ जाएगी, ठीक है ना, 30 दिन के बाद जो है ये ऑपरेशन में आ जाएगी, मतलब जो भी कंडीशंस लगाई हैं उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। क्लियर जी? अपील जो है दीक्षा यादव जी, ये देखो कौन करता है, पार्टी अग्रीव्ड। पार्टी कौन है, जो ऑर्डर्स और सर्टिफाइंग ऑर्डर से पहचान है, तो कौन करेगा बच्चे, सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऑर्डर से जो परेशान है वो कर रहा है, तो ये तो करेगा नहीं ना, पार्टी ये करेगी, ठीक है बच्चे। चलो जी आ जाओ आगे। देखो आज मैं यार डाउट्स ले रही हूँ क्योंकि आपका एक्ट थोड़ा टफ है, तो मेरा फर्ज बनता है जहां जहां बच्चे फंस रहे हैं उनको निकाल दो, है ना, तो आज ले रही हूँ, कोई बात नहीं, इतना देखो मेरा क्या जाता है, आपसे थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप भी खुश, मेरे को कोई नहीं, मैं भी खुश, ठीक है। चलो जी, उसके बाद कहते मान लो अपील हुई थी, वही प्रोसीजर, अपील हुई थी तो क्या होगा, सॉरी, तो वही जो 7 दिन का इनको टाइम दे रखा है, उसके बाद ही जो है ऑपरेशन में आएगा। ये तो पुराने वाला जो सेक्शन है वो लग जाता है यहाँ पे। क्लियर? क्लियर बच्चे, आपको समझ लग गए? यहाँ पे कोई अपील नहीं हुई तो 30 दिन का टाइम फ्रेम है, उसके बाद वो ऑपरेशन में आ जाएगा, ऑपरेशन मतलब चालू हो जाएगा उसका काम होना। अगर अपील हुई थी, क्योंकि एपेलेट अथॉरिटी को एंड में हम 7 दिन देते हैं ना, कि 7 दिन के भीतर भीतर आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो आपको मॉडिफाई करने हैं करके भेजो, तो उसके बाद जब 7 दिन खत्म हो जाएंगे उसके, तभी ऑपरेशन में आ जाएगा। ये वोटरशिप का क्वेश्चन देख लो बेटे, इतनी मैथ्स तो आपको आती है। अप्रैल हो गई तो क्या होगा, 1 अप्रैल को हुआ, 30 दिन की नहीं होती है, अप्रैल कितने दिन की होती है ना, तो ये क्या क्वेश्चन हुआ आपका। चलो जी आगे आ जाओ। अब रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर देखते हैं।
देखो हमारा एसओ जो है अब सर्टिफाई हो गया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, सर्टिफाइंग ऑफिसर जी क्या करेंगे, रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो किसी को देखना है कि क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर में, तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, मतलब एनी पर्सन जो है एप्लीकेशन डाल के, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर को देख सकता है। किसके लिए, किसके पास एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास डालनी पड़ेगी, और जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो लगेगी, ठीक है। सीधा सीधा पॉइंट है कि हमने क्या करना है, सर्टिफिकेशन होगी, रजिस्टर में मेंटेन करना है। जब रजिस्टर में मेंटेन हो गया तो उसके बाद क्या करना है, किसी को भी उसको देखना है, एप्लीकेशन किसको देनी पड़ेगी, सर्टिफाइंग ऑफिसर जी को देनी पड़ेगी, और उसके साथ जो फीस लगेगी वो पे करो, और तुम जो है फिर स्टैंडिंग ऑर्डर को देख सकते हो, ठीक है ना। ओके जी, हो जाती हूँ साइड, नोट कर लिया करो, बता दिया करो, ठीक है। चलो जी, चलें आगे, चलो। अब पोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स पोस्ट भी तो करने पड़ेंगे ना कहीं, तो जो उनका बोर्ड लगा होता है वैसे वहां पे जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स को पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले या बाद में, देखो वर्कर ने पहले, देखो देखते ही है, तभी ऑब्जेक्शंस होती है, बैठ के बात होती है। जब आपका वैसे सर्टिफाई हो जाता है ना स्टैंडिंग ऑर्डर, तो वो बोर्ड पे लगा देते हैं, वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कि उसके बाद जो है बोर्ड पे लगा देंगे। यहाँ पे क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे बोर्ड पे बाय द एम्प्लॉयर। कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। किस लैंग्वेज में करेगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इस पे सवाल आ रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज में एज वेल एज लोकल लैंग्वेज विच अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी ऑफ द वर्कमैन। देखो यहाँ पे भी इन्होंने साफ साफ बात बोली है कि हम जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसकी पोस्टेज करेंगे इंग्लिश में, प्लस एज वेल यानी कि प्लस है जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। जो मराठी बोलते हैं उनको मराठी, गुजराती को गुजराती, पंजाबी को पंजाबी, ठीक है, वो जो है इनकी लोकल लैंग्वेज लगेगी, जिसमें वो बेचारा वर्कमैन समझ सके, ठीक है, जिसमें वो बेचारा वर्कमैन समझ सके। तो ऐसी पोस्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स की कर दी जाएगी। ये बात समझ लग गई आपको, हिंदी वालों आपको समझ लग गई? है जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में घुमाने के लिए जानबूझ के वहां हिंदी लिखते हैं, ठीक है। और बच्चों को लगता है तब कि अरे हिंदी आई, इंग्लिश हिंदी होगा, पक्का इंग्लिश हिंदी होगा, और यही फंसते हैं वो, ठीक है। आपने फंसना नहीं है, हिंदी बच्चे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लोकल लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि इंग्लिश के साथ साथ लोकल लैंग्वेज लगेगी। अगर जिनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी रहेगी वहां हिंदी लग जाएगी। बेसिकली इन्होंने लोकल लैंग्वेज में सारी लैंग्वेजेस जो हैं कवर कर दी है बच्चे, ठीक है। अब मतलब ये इसकी प्रोविजन है। देखो आनी दोनों लैंग्वेजेस चाहिए, हमें भी दोनों आती है जितनी स्कूल में पढ़ाई है, ठीक है, बट ज्यादा डिटेल में नहीं करी हुई हमने, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन क्या है। ड्यूरेशन तो देखो जब लग गया, आपका स्टैंडिंग ऑर्डर लग गया, तब आपका ड्यूरेशन वहीं के वहीं स्टार्ट हो जाती है। अगर मान लीजिए मॉडिफिकेशन करानी है तो उसके लिए क्या रूल है। मॉडिफिकेशन कराने के लिए क्या होता है, अगर तो कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा एम्प्लॉयर और वर्कर में, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा, तो 6 महीने तक वो बिल्कुल मॉडिफाई नहीं हो सकता। जो स्टैंडिंग ऑर्डर चल रहा है वो ही चलेगा 6 मंथ्स तक, समझ गए। डिस्प्ले कैसे होगा, बोर्ड पे होगा, वो बोर्ड उनका होगा, वो भी आपके एक्ट के नीचे लिखा हुआ है, सेक्शन के नीचे। चलो जी, अगर कहते हैं मान लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कोई एग्रीमेंट नहीं है, 6 महीने तक तुम उसे नहीं छेड़ सकते, तुम उसको मॉडिफाई नहीं करवा सकते।
दूसरा कह रहे हैं अगर मान लो एग्रीमेंट हो रखा है, मतलब इन्होंने कोई एग्रीमेंट कर लिया वर्कर और एम्प्लॉयर ने मिलके कि हमें इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, ठीक है, तो क्या होगा उस टाइम पे इनको परमिशन लेनी पड़ेगी सर्टिफाइंग ऑफिसर की एक एप्लीकेशन सेंड करके, ठीक है। कहते वैसे तो 6 महीने तक तुम बिल्कुल उसको छेड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें बहुत जरूरी है, तुम्हें करानी है मॉडिफिकेशन, तो तुम एग्रीमेंट बनाओगे अपना एम्प्लॉयर का और वर्कर का, ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन होगी। उसके बाद कहते क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट के साथ साथ तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी सर्टिफाइंग ऑफिसर जी से एक एप्लीकेशन सेंड करके। एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा अगेन, अब जो आप मॉडिफाई करना चाहते हो, मॉडिफाई जो करना चाहते हो स्टैंडिंग ऑर्डर, जो आप प्रपोजल लेके आए हो कि हमें इसमें ये चीजें मॉडिफाई करनी है, वो इसकी अगेन 5 कॉपीज प्लस एप्लीकेशन में क्या क्या जाएगा देख लो, और जो आपने एग्रीमेंट बनाया है उसकी कॉपी, ठीक है। ये आप किसको दोगे, सर्टिफाइंग ऑफिसर जी को भेजोगे एप्लीकेशन में कि हमें जल्दी है, हम 6 महीने का वेट नहीं कर सकते, हमने एग्रीमेंट बना लिया है। हाँ जी अर्चना वर्मा, इस एक्ट की बहुत खूबसूरती ये है कि चीजें काफी सिमिलर रखी हुई हैं, ठीक है, स्पेशली उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो 5 कॉपीज अगेन और एग्रीमेंट की कॉपी जाएगी, किसको जाएगी, सर्टिफाइंग ऑफिसर को जाएगी। अब देखो मॉडिफिकेशन तभी होगी जब हमने सब सेट कर दिया, ऑपरेशन में आ गया। कहते 6 महीने तक तो तुम जो है बिल्कुल भी छेड़ोगे नहीं, बट अगर मान लो तुम्हें बहुत जरूरी है, तुम्हें छेड़ना है, इसको मॉडिफाई कराना है, तो एग्रीमेंट बनाओ, एप्लीकेशन डालो, उस एप्लीकेशन में अपना जो मॉडिफाइड प्रपोजल है वो डालो, स्टैंडिंग ऑर्डर का एग्रीमेंट की कॉपी लगाओ, मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर की 5 कॉपीज दे दो। 5 कॉपीज देखो एक बात बताती हूँ, जैसे आपका कोई कंज्यूमर कोर्ट है ना, वहां पे हमारी हमेशा 3 कॉपीज आती हैं, बेंच के ऊपर डिपेंड होता है कि 3 जजेस बैठे होते हैं, उनके लिए 3 कॉपीज। अब इन्होंने बार बार 5 लिखा है, तो क्या पता है कॉपी किसको भेजनी हो, किसको भेजनी हो, पेपर खराब तो नहीं करेंगे वो, तो कुछ सोच के ही यहाँ 5 कॉपीज लिखी हुई है, ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं। ओके मुझे मैडम दिखा दूंगी, किरण जी साइड दिखा दूंगी बच्चे। सर्टिफाइंग ऑफिसर का ऑफिस कहाँ रहेगा, जहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको रखेगी, ये तो कहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ उसका, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ। अब ये पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, ठीक है। अगर मान लो डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो कहते हैं वर्कमैन के ऊपर जो है सस्पेंशन लगी हुई है, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसका केस पेंडिंग है, इंक्वायरी बैठी है उसके मिसकंडक्ट के लिए, तो क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, उसको 50% ऑफ वेजेस देने पड़ेंगे फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ सस्पेंशन। मतलब उसके ऊपर कोई कमेटी बैठी है, डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है, उसके बाद 50% ऑफ वेजेस जो है उसको देने पड़ेंगे फॉर द फर्स्ट 90 डेज। उसके बाद जब 90 डेज खत्म हो जाएंगे तो 75% वेजेस देने पड़ेंगे, वो भी तब जितनी देर तक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उसका खत्म नहीं हो रहा, और स्पेशली डिले हुई है एक डिसिप्लिनरी एक्शन को लेने में। अगर मान लो डिले हुई है जानबूझकर वर्कर की वजह से, कि वर्कर नहीं चाहता कि उस पर कोई फटाफट डिसीजन आए, तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ तब मिलते हैं जब डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में देरी हो जाए, 75 तब मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्लियर जी, क्लियर होगी ये बात, तो इसको बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस अलाउंस। क्लियर। सो कहते हैं एन अपील टू द लेबर कोर्ट भी है, अगर मान लो कुछ इसमें जो भी आया तो उसकी अपील जो है कहाँ पड़ेगी, लेबर कोर्ट में पड़ेगी। हमने कहाँ पढ़ा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ा है, मशीनरी पढ़ी है कि नहीं। सो उसके लिए कोई भी डिस्प्यूट हो हमारा सब्सिस्टेंस अलाउंस को लेके, तो जो लेबर कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। वही ना, ये देखो चीजें रिलेट है, हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कर लिया, हमें उसमें मशीनरी पता है,
ठीक है, तभी हमें पता है कि उसमें लेबर कोर्ट आती है। तो कहते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी मसला, कोई भी कंफ्लिक्ट आ गया सबसिस्टेंस अलाउंस को लेके, तो उसकी अपील जो है लेबर कोर्ट में जाएगी, और जो भी फाइनल करेंगे उसका डिसीजन जो भी उसका फाइनल माना जाएगा। मतलब ये जो भी डिसाइड करेंगे वो डिसीजन का फाइनल माना जाएगा। इस पूरी स्लाइड में आपको अगर कुछ याद करनी है चीजें, एक तो 50% 90 डेज, ठीक है, 75 आफ्टर 90 डेज, वो भी तब जब डिसिप्लिनरी एक्शन में देरी हो रही हो, ठीक है। हाँ जी, एमसीक्यूज इसके बाद होंगे। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, आपको अपील फाइल करनी है, तो लेबर कोर्ट के पास जाओ, ठीक है। हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ा था, आईडीए यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है जी। उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। क्लियर बच्चे, इतना समझ लगा आपको? लग गया होगा, ये तो बहुत इजी है। अब आ जाओ पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड एपेलेंट अथॉरिटी। तो इनकी कहते हैं क्या पावर रहेंगी, सीधा सीधा याद रखना है, पेपर में आ गया कि बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड एपेलेंट अथॉरिटी। तो इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है, वो एविडेंस रिसीव कर सकते हैं, उसके बाद कुछ ओथ लेनी हो वो करवा सकते हैं, अटेंडेंस ऑफ विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये करवा सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं, मतलब सम्मन भेज सकते हैं, फिर भी नया वारंट भेज देंगे वो, ठीक है। एंड कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, मतलब अगर कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो वही सम्मन वारंट भेज के अब उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। सो बेसिकली इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स है। साफ साफ आपके एक्ट में लिखा हुआ है, दे विल एंजॉय द पावर ऑफ सिविल कोर्ट एज पर अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में क्या चीजें आती हैं, जो सेक्शन, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर आपने कोई कोर्ट की नहीं मानी तो करा जाएगा, और दूसरा ये सारी जो चीजें हैं ये क्रिमिनल में आ जाती हैं, ये वारंट वगैरह सम्मन भेजना। सो दैट इज वाई वहां पे स्पेशल लिखा हुआ है अंडर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है जी। सो आपको बस यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, सिविल कोर्ट। अगर मैच द फॉलोइंग या कुछ ऐसा आ गया पॉइंटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट ट्रू 1 2 3 करके, तो ये चीजें हैं, रिसीविंग एविडेंस, ओथ एडमिनिस्टर कराना, अटेंडेंस उनकी कंपल्शन कर देनी, इन्फोर्स करवा देनी, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना है तो उस पर कंपल्शन लगा देनी। वेरी इजी, समझ आ गया आपको? ठीक है जी, चलो जी आगे आ जाओ बच्चे। टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मान लो अगर आपका सर्टिफाई नहीं हुआ है अभी तक स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर आपके शेड्यूल में लिखे हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी देर तक आपका स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बन रहा, उसमें सर्टिफिकेशन नहीं हो रही, तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो फॉलो कर लेना आप। बस ये किस स्टेट्स पे नहीं होगा, गुजरात और महाराष्ट्र पे नहीं लगेगा, ठीक है जी। इनकी ये एक्सेप्शन रखी हुई है इन्होंने इस एक्ट ने, ठीक है। सो सीधी सी बात है, जितनी देर सर्टिफिकेशन नहीं होती आप क्या करो, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो कर लो, सीधी सी बात है, मॉडल है, मॉडिफिकेशन नहीं। क्लियर जी, आगे आ जाओ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेनल्टीज देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी क्या लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि सारे एम्प्लॉयर की एक ड्यूटी बनती है इस एक्ट के तहत कि उन्हें एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा जो सर्टिफाइंग ऑफिसर से सर्टिफाइड हो, ठीक है। किसकी ड्यूटी बनती है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर कहते नहीं सबमिट कर पाया, बेचारा फेल हो गया उस बात में, ठीक है, ना वो ड्राफ्ट कर पाया, जो टाइम दे रखा है 6 महीने का टाइम होता है ना, तो फिर क्या होगी, इसको सजा मिलेगी, ही विल बी पेनलाइज्ड। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, इफ द नोटिफिकेशन इज नॉट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 देन दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। अब हमने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा था, सेक्शन 10 में क्या पढ़ा था हाँ, ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। कहते अगर इसको भी नहीं फॉलो कर रहे, 6 महीने तक बिल्कुल मॉडिफिकेशन नहीं करनी, एग्रीमेंट बनाओ, अगर ये चीजें भी फॉलो नहीं कर रहे तो क्या होगा, तो भी इनको सजा पेनल्टी मिलेगी, दैट इज पनिशेबल।
ये पॉइंट समझ लग गया। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा, ड्यूरेशन देखो क्या होती है। ड्यूरेशन मैंने आपको वर्षा बोल के बताया था, ड्यूरेशन मतलब कि जब आपका स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हो गया, वो ऑपरेशन में आ गया, स्टार्ट होगी उसकी ड्यूरेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब उसका चलता जाएगा, अगर उसमें आपको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए प्रोविजंस दे रखी है। ठीक है जी। सो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है, नहीं बनाओगे, गलती करोगे, सजा मिलेगी। आप जो हमने मॉडिफिकेशन का जो हमने एग्रीमेंट वाला पॉइंट पढ़ा वो नहीं, आप अपने उसके एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको सजा मिलेगी। अब कितनी क्या सजा मिलेगी, आ जाओ। अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हो स्टैंडिंग ऑर्डर तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपए की। ठीक है, अब फिर भी नहीं कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली नहीं कर रहे हो, तो हर एक दिन का 200 रुपया देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। ठीक है, सो पहले 5,000 स्टैंडिंग ऑर्डर आपने नहीं बनाया, 5,000 पेनल्टी, फिर भी पेनल्टी खाने के बाद भी नहीं आप लग रहे, ठीक है, तो आपको 200 रुपया प्रतिदिन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉयर ने इसकी कोई भी प्रोविजन इस एक्ट की खराब करी, ठीक है, तो 100 रुपीज फाइन, कंटिन्यू करोगे तो 100 + 25 लग जाएगा। 25 मतलब दिन का पर डे, मतलब ये जनरल बना दी है। ना सबमिट करने के लिए 5,000, फिर भी नहीं हट रहे, फिर भी नहीं बनाया, 200 रुपया दिन का। ठीक है, अगर कोई और गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, कोई नहीं इस एक्ट की प्रोविजन मान रहे, तो 100 रुपया फाइन, उसके बाद 25 रुपए दिन का, जितनी देर तक अपनी गलती ठीक नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 13A, अगेन इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कहते कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्ट का रिगार्डिंग इट्स इंटरप्रिटेशन या कोई भी एप्लीकेशन, तो आप क्या कर सकते हो, लेबर कोर्ट में जाके अपनी जो है एप्लीकेशन या जो भी अपना केस है फाइल कर सकते हो, उनको रेफर कर सकते हो कि ये दिक्कत आ रही है, हमें ये आ रही है। तो याद रखना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जो मशीनरी में लेबर कोर्ट पड़ा था, यानी कि एडजुडिकेशन होगी, ठीक है, तो किसके पास होगी, लेबर कोर्ट के पास होगी, और जो भी ये डिसीजन देंगे वो फाइनल होगा और पार्टीज को मानना पड़ेगा, फाइनल ऑर्डर होगा। ठीक है, फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस, आंसर लिख रहे हो साथ साथ में, क्या लिख रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, इफ द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कोई भी इसकी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन मतलब कि उसको खराब कर दिया, तो उसको 100 रुपया फाइन देना पड़ेगा उस प्रोविजन जो इसने जो उसको उल्लंघना की है। अगर वो फिर भी इसने कॉन्टिन्यूसली कर रहा है 100 रुपया देने के बाद, तो जितने दिन तक वो करेगा उसका एक दिन का 25 रुपया उसकी पनिशमेंट लगेगी। ठीक है, इजी तो है। चलो जी, ये समझ लग गया, लेबर कोर्ट में जाएगा मसला, उनका डिसीजन फाइनल होगा, पार्टी को मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाओ डेलीगेशन। कहते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो जो पावर्स है डेलीगेट कर सकती है ऑफिसर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये तो बहुत, ये ऐसे ही मैंने डाल दी, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डेलीगेशन बता रखी कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल स्टेट चाहे, तो अपनी पावर्स जो है आगे किसी ऑफिसर को सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को भी दे सकती है। आगे आ जाओ पावर टू मेक रूल, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये एक्ट कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द रिलेटिव पार्टीज, जो भी इस पार्टीज मतलब कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या वर्कर ट्रेड यूनियन होगी, तो या फिर कुछ और भी मतलब कि जो कोई और उसकी रिलेटेड पार्टीज होगी, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की। स्पेशली दिस एक्ट के लिए नए रूल्स भी बना सकते हैं। देखो बनाए ही हैं, अभी आपको पता ही है, अभी हमारा इंडस्ट्रियल जो न्यू लेबर लॉज आए हैं उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस आया है नया, जो आज हम स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, इसको याद रखना, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी। बहुत चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गई है, तो हम पुराना एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो न्यू क्या क्या आई है, तब आपको तीनों एक्ट को अच्छे से दिन है आपके पास, याद कर लो। उस दिन आपको एक एक चीज समझ लगनी चाहिए कि उस एक्ट में हमने ये चीज पढ़ी थी, इसमें ये आ गई है, उसमें ये चीज पढ़ी थी,
ये आ गई है। घुलमुल नहीं होगा, क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। देखो इंडस्ट्रियल, इसके मैं 2 मिनट तक बात करती हूँ, पहले इसको खत्म कर लें जरा 1 मिनट, ठीक है। पावर में क्या क्या आएगा? कोई भी एडिशनल मैटर्स हो शेड्यूल में जो ऐड करने हो सेट ऑफ रूल्स बनाने के लिए, वो सेट चेंज कर सकते हैं। प्रोसीजर बना सकते हैं उसकी कुछ मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। कोई और मॉडिफिकेशन अगर करनी है उसके लिए नया प्रोसीजर भी बना सकते हैं, ठीक है। सेट आउट मॉडल, मतलब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको भी थोड़ा अपनी तरीके से सेट कर सकते हैं। जो क्या क्या प्रोसीजर जो ऑफिसर्स ने, सर्टिफाइंग ऑफिसर्स और एपिलेट अथॉरिटी ने करना है उसको भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फीसिस वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं कॉपीज के लिए, और या कोई और भी मसला हो वो देख सकते हैं। अब इनकी मर्जी है, पावर है जी इनके पास, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास इन सब चीजों के ऊपर कुछ भी रूल्स बनाने की, ठीक है। बहुत इजी है इसमें। अब आ गया सेक्शंस नहीं आएंगे, सेक्शंस नहीं आएंगे। ये एक आपके लिए और मेरे लिए है कि हम चल रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन, सो दैट अगर आप एक्ट खोलो आपको पता हो ये चीज हमने ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली। सिर्फ आपके लिए सेक्शंस है, अगली बार से नहीं लेके आऊंगी, नहीं तो मैं, अगर आपको हो तो मैं नहीं लेके आऊंगी। एक पता क्या है, सेक्शंस लिखने से ये हो जाता है आपको एक क्रोनोलॉजी सी मिल जाती है कि ये चीज एक्ट में आई है, फिर ये आई है, फिर ये आई है, फिर ये आई है। अगर मैं आपको ऐसे ही दे दूंगी ना तो आपको समझ ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि क्या है, क्या थ्योरी है, क्या है ये, है ना। तो करके लेके आती हूँ मैं, नहीं तो जैसे आपकी फरमाइश में नहीं लेके आऊंगी। हाँ बिल्कुल, पॉइंट्स बन जाते हैं सिर्फ इसी चक्कर में, नहीं तो सेक्शंस आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। हाँ जी, देखो ये सारा हो गया है आपका। एक बारी पहले ये रिवाइज करना है कि क्वेश्चंस पे चले, जल्दी बता दो जल्दी बता दो, इसको एक बारी रिवाइज करना है कि हम क्वेश्चंस पे चले। हाँ जी सोनल बच्चे, ठीक है, सेम ऐसे ही हो जाएगा। रिवाइज क्वेश्चन कोई कह रहा है, हाँ रिवीजन कर लो एक बारी, क्वेश्चंस तो इजी ही लगेंगे फिर आपको चलो जी आ जाओ, एक बारी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ये तो आपको पता लग गया क्यों कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये मैंने बनाया नहीं, लड़ रहे हैं आपस में, मैंने तो बनाया लड़ रहे हैं आपस में बोल बोल के ठीक है। चलो एक बात, अभी रुक जाओ, कितनी क्लासेस, जितनी देर तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होता मुझे क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी ना आपकी, मैं क्या करूं, सिलेबस भी खत्म करवाना है हमें। तो जितनी देखो, तभी पहले इंडस्ट्रियल ये लॉज और लेबर लॉज रखा है, क्यों रखा है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपका फटाफट के खत्म हो, आपके पास एम्पल टाइम हो रिवीजन के लिए, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट वगैरह देखो हमने आज की क्लास में ना, अगर आप एक चीज देखो बच्चे, हमने क्या क्या अब तक कवर कर लिया। देखो पहले वाला तो चलो आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, वो तो मैं क्या ही इंक्लूड करूं, उसमें जब आपके बेसिक्स बनाए थे मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेके। फिर हमने अप्रोचेस कर ली ना अप्रोचेस, फिर हमने हिस्ट्री कर ली, फिर हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से पहले की हिस्ट्री कर ली, फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट करा, वेरी इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री करी, मतलब ट्रेड यूनियन के बारे में देखा, फिर ट्रेड यूनियन एक्ट पूरा कर लिया, और आज हमने स्टैंडिंग ऑर्डर्स पूरा कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे जो न्यू इंडस्ट्रियल लॉज आए हैं उन पे, सो दैट आपका एक सेक्शन खत्म, एक सेक्शन खत्म, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। सो एक सेक्शन आपका खत्म। उसके बाद देखो हमने टोटल लेबर लॉस 4 आए हैं, हमने वो 4 के 4 खत्म करने हैं। उसके बाद इंश्योरेंस एक्ट वगैरह भी देखेंगे, वो भी खत्म करना है, ठीक है। बहुत एक्ट्स है बच्चे, 29 पता नहीं कितने हैं, उसमें से अब ये वाले तो आपके मेन थे, इनको बहुत डिटेल में कराना बनता था, फर्ज था आपको भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो एक्ट्स होंगे ना छोटे मोटे, भी फैक्ट्री एक्ट भी थोड़ा डिटेल में करेंगे,
बाकी जो आपके रह जाएंगे एक्ट्स उसमें हम वो चीजें देखेंगे जिससे हमें पता है कि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक से उठाएंगे। सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स मैं ही कराऊंगी बच्चे, डोंट वरी। एक्ट देखो लीगल मैं ही कराऊंगी सारा, और कौन कराएगा लीगल का, मुझे ही कराना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ। ये बात तो हमने क्या करनी, सीधा आ जाओ जिसके चलते हमने कहते हैं यहाँ पे आ जाओ। एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे लगेगा। कौन कौन सी पे लगेगा, जो 100 से ज्यादा वर्कर्स हो, 1 साल से तक हो गया है इनको काम करते हुए। कहते हैं अगर 100 से कम बंदे हो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 महीने का नोटिस देगी और उनको जो है बोलेगी अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना लो। ठीक है, आगे आ जाओ। इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या आता है, फैक्ट्री आती है, रेलवे आती है, या कोई और एस्टेब्लिशमेंट आती है। पहली बात ये कहते हैं जो हमने वेजेस एक्ट में जी लिखा था वो आती है। वैसे देखो ऐसे आपके एक्ट में चीजें लिखी हुई हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, कि हमें इसकी डेफिनेशन देखने के लिए मुझे वेज एक्ट खोलना पड़ा। बताओ जरा, बहुत गलत लगा मुझे, बट क्या करें, ऐसा लॉ बना के दे दिया हमें, है ना। तो मैं फिर वेज एक्ट से आपकी प्रोविजंस लेके आई कि क्या क्या है लिखा है जी, ताकि बच्चों को पता चले। तो इसमें कहते कोई भी आपकी ऑन रोड सर्विस है लेके जाने की, सामान लेके जाने की, बंदे को लेके जाने की, वो है। एयर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा इसमें, बस वो नहीं आएगा जो मिलिट्री वगैरह का है, वो चीजें नहीं डालेंगे। फिर कहते हैं कोई माइन है, ऑयल फील्ड है, वो आ जाएगी। प्लांटेशन का काम है वो आ जाएगा। कोई कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ पे, या फिर कोई जिसमें एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, पानी लग रहा है, तो वो चीजें भी इसमें इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगी। सीधी सी बात है, ठीक है जी। यहाँ पे समझ लग गया, ये आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट उठाया गया है प्रोविजंस। चलो जी आगे कहते हैं क्या क्या चीज नहीं आएगी, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो गवर्नमेंट उनके लिए रूल्स बनाती है, वो नहीं हम इसमें डालेंगे, वो आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स में नहीं आएंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट के हैं। तो जो हायर सर्विसेज में करते हैं तो उनके लिए हम रूल्स बनाएंगे, वो ये चीज नहीं फॉलो करेंगे। चलो जी आगे आ जाओ। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, सेंट्रल होती है, स्टेट होती है। उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या होता है, कोई लेबर कमिश्नर होता है, रीजनल लेबर कमिश्नर होता है, या कोई भी ऑफिसर जो आपकी गवर्नमेंट को सही लगे उसको अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, सो लेबर देखो तभी बार बार लेबर कोर्ट आ रहा है क्योंकि सर्टिफाइंग ऑफिसर है कौन, लेबर कमिश्नर। ठीक है ना। चलो जी उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या क्या है, कहते हैं ये एक हमारे सेट ऑफ रूल्स है जो हमारे शेड्यूल में लिखे हुए हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि कैसी क्लासिफिकेशन करनी है, कितना वेजेस देने हैं, इनको कौन सा काम देना है, क्या अटेंडेंस रहेंगी, छुट्टी की क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या इनके राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारी सस्पेंशन होनी है, टर्मिनेशन होनी है, उसके लिए प्रोविजन रखी है कि ये कंडीशन पे ये होगा। उसके बाद कहते हैं अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए प्रोविजन डाल के रखनी है कि कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम कैसे अपना मसला सुलझाएंगे। ठीक है, समझ लगे स्टैंडिंग ऑर्डर। उसके बाद कहते हैं अगर अब देखो, अब स्टैंडिंग ऑर्डर सीख लिया, इसकी सबमिशन कैसे होगी, इसकी सबमिशन ऐसे होगी कि सबसे पहले जो भी वो ड्राफ्ट करा है एम्प्लॉयर ने, उसकी 5 कॉपियां 6 महीने के अंदर अंदर वो जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या होंगे, वर्कर्स के बारे में पर्टिकुलर्स होंगे, वो क्या करेगा 6 महीने के अंदर अंदर जब से उसने इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी है सर्टिफाइंग ऑफिसर को देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, कहते क्या कंडीशंस है फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर की। सबसे पहली कंडीशन वेरीफाई करेगा, दूसरी कंडीशन देखेगा कि क्या वो शेड्यूल के एक्ट के कंफर्मिटी में उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं चीजें कि नहीं चल रही हैं। अगर उसको सब कुछ ठीक लगा तो वो सर्टिफाई कर देगा, अगर उसको कुछ नहीं ठीक लगा तो सजेशंस देगा पहले। ठीक है, कि हाँ जी ये हमारी सजेशंस है, ये मॉडिफिकेशन कर दो। उसके लिए भी तुम्हें सेट कर देगा कि ये ऐड कर लो, माइनस कर लो। अगर वो सब कुछ उसका पूरा हो जाएगा वो सर्टिफाई कर देगा कि ठीक है मैं खुश हूं, मेरी सजेशंस तुमने मान ली, ठीक है तो मैं तुम्हें सर्टिफाई कर रहा हूं। और उसके बाद आ जाओ कि मान लो सब कुछ ठीक था तो वो भेज देगा। अगर मान लो उसको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो वो नोटिस देगा। ठीक है, और एम्प्लॉयर या उनको चाहिए कि 15 दिन के भीतर भीतर वो अपनी ऑब्जेक्शंस के आंसर दें। ठीक है, इसके चलते हुए उनको मौका भी दिया जाता है सुनने का, जिसमें सर्टिफाइंग ऑफिसर डिसाइड कर लेगा कि मुझे ऑर्डर पास करना है या जो मॉडिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर पास कर देंगे। अब उसको भी, अब सर्टिफाइंग ऑफिसर को भी बोल दिया है कि तुम तो नोटिस के लिए 15 दिन का टाइम देते हो, ठीक है, तो तुम्हें भी हम 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 7 दिन में हमें सर्टिफाई करके भेजो हमारी कॉपी। ठीक है,
तो 7 दिन का टाइम उसे मिल गया। उसके बाद क्या है, अगर फिर भी ना सेटिस्फैक्शन हो, अपील डाल दो। अपील डाल दो। अपील में क्या होगा, 30 दिन के अंदर अंदर में उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। 30 दिन के लिए डिसाइड करो। उसके बाद जो तुम्हारा फाइनल ऑर्डर आ जाए, 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी भेजो स्टैंडिंग ऑर्डर की, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कोई अपील नहीं डाली, तो जब 30 दिन खत्म हो गए हैं सर्टिफाइंग कॉपी के, सब सर्टिफिकेशन हुए के, तो वो ऑपरेशन में आ जाएगा। अगर वही तुमने अपील डाली है तो 7 दिन का जो टाइम यहाँ पे उनको दे रखा था वही चीज फॉलो होगी कि वही 7 दिन का टाइम लो और उसको ऑपरेशन में डाल दो, ठीक है, उसको ऑपरेट कर दो। सीधी सी बात है, ऑपरेशन कब होगा मतलब चालू कब से होगा। उसके बाद आ गया जी रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, उसको रजिस्टर में जी मेंटेन करने का काम है। दूसरा, अगर कोई देखना चाहता है उसके लिए उसको फीस लगेगी और सर्टिफाइंग ऑफिसर को एप्लीकेशन डालो, फीस दो और देख लो। उसके बाद पोस्टिंग, उसकी पोस्टिंग करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी तो पता चलेगा वर्कर को मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर में ये लिखा है, मुझे इतनी छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे पता चलेगा, उसको पोस्ट कर दो बोर्ड पे, ठीक है। किस लैंग्वेज में करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन आता है इस पे, इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज जो भी उसको समझ लगती है, ठीक है। आगे आ जाओ, कहते हैं अब देखो ड्यूरेशन तो है, अब चालू हो गया, ऑपरेशन में आ गया है, बोर्ड पे लग दिया है, अब तो चालू ही चालू है। अगर फिर भी ठीक है कोई दिक्कत आ गई, आप मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो, वैसे ये पॉइंट मॉडिफिकेशन का है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा तो 6 महीने वेट करो, 6 महीने वेट करोगे तभी उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही काली है, बहुत जल्दी है कि नहीं हमें अभी अभी के अभी मॉडिफाई कराना है, तो एग्रीमेंट बनाओ, ठीक है, एप्लीकेशन डालो सर्टिफाइंग ऑफिसर को, 5 कॉपियां दो अपने न्यू जो आपने नया बनाया है स्टैंडिंग ऑर्डर, उसकी 5 कॉपियां दो, ठीक है, अपना एग्रीमेंट की कॉपी दो उसको, और उसको एप्लीकेशन के साथ अटैच करके उसको विनती करो कि हमने अब चेंज करना है भैया, चेंज कर दो, ठीक है, समझ लग गया आपको। चलो जी आगे आ गया पेमेंट। अब सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है, अगर मान लो कोई वर्कर पे कार्रवाई चल रही है तो एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी बनती है कि 50% वेजेस उसके देने पड़ेंगे 90 दिन के लिए। अब 90 दिन के बाद मान लो डिसिप्लिनरी कमेटी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, उनकी वजह से डिले हो रहा है, तो उसको 75% वेजेस देने पड़ेंगे आफ्टर दैट 90 डेज। क्लियर? अगर वर्कर की गलती हुई है तो नहीं मिलेगा कुछ भी, डिसिप्लिनरी कमेटी की वजह से हुई है तो 75% देने पड़ेंगे। अगर कहते हैं आपको कोई अपील डालनी है इसकी पेमेंट की या कुछ भी, आप लेबर कोर्ट जाओ, वहां पे अपील डालो, वो जो भी डिसाइड करेंगे उनका हम फाइनल होगा। क्लियर जी? आगे आ जाओ, पावर कौन सी है, सिविल कोर्ट की है, ठीक है जी। सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन है, आपका लेबर कमिश्नर ही है, और ये भी जो गवर्नमेंट को ठीक लगता है अपीलेंट अथॉरिटी वो होती है, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी, आपसे एविडेंस ले सकते हैं, ओथ करवा सकते हैं, तुम्हारी अटेंडेंस को कंपलसरी कर देंगे। चौथा, अगर कोई भी प्रोडक्शन करानी है डॉक्यूमेंट की बाय हुक और बाय क्रुक, क्रुक है ना, कंपेल करके, यानी कि समन वारंट भेज के तुम्हारे से ले लेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, टेम्पररी एप्लीकेशन, अगर कहते कोई अभी आपने स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बनाया है तो सीधी सी बात है, मॉडल जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो फॉलो कर लो, वो अप्लाई कर लो, उसको ऑपरेशन में ले आओ, बट ये चीज है गुजरात महाराष्ट्र पे नहीं लगेगी। अगला पॉइंट कहते हैं पेनल्टी है। अब देखो तुम्हें पता है ये एक्ट कहता है कि तुम पे कंपल्शन है 6 महीने के अंदर अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर बनाओ, अगर तुम नहीं बना रहे, एम्प्लॉयर नहीं बना रहा, तो क्या होगा, उसको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन के रूल्स नहीं फॉलो कर रहा तो पेनल्टी लगेगी। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं कर रहे भैया 5,000 रुपया पेनल्टी दो, फिर भी नहीं तुम हट रहे, फिर भी नहीं कर रहे, 200 रुपया दिन का लगेगा, पेनल्टी है तुम्हारी। उसके बाद कोई और गड़बड़ कर रहे हो, कोई और एक्ट की प्रोविजन नहीं मान रहे, उसमें तुम उसमें दखल अंदाजी दे रहे हो, अपनी मन की मान रहे हो, तो तुम्हें क्या होगा, 100 रुपया दिन, 100 रुपया फाइन तो लगेगा, उसके बाद 25 रुपए दिन के फाइन लगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग इस एक्ट का, स्टैंडिंग ऑर्डर को लेके, आप लेबर कोर्ट में जाओ, वहां अपना केस डालो, जो भी ये डिसाइड करेगी हमारी कोर्ट वो ही फाइनल होगा और पार्टीज को मानना पड़ेगा। ओके जी। उसके बाद डेलीगेशन की बात है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की मर्जी है, वो किसी भी ऑफिसर को अथॉरिटी दे सकते हैं।
अगला आ गया वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास तो बहुत ही पावर्स हैं भैया, है ना, तो इनके पास ये भी पावर है, कोई भी मैटर ऐड करना है, कम करना है, वो जो है इसमें कर सकते हैं। मॉडल जो है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ और प्रोसीजर करना है मॉडिफिकेशन का सर्टिफाइंग ऑफिसर का, वो भी कर देंगे। कुछ फीस चार्ज करनी है, कुछ उसमें गड़बड़ या ज्यादा बढ़ानी है ना, वो भी कर देंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है भैया, वो कुछ भी कर सकती है ना, ये चीज अपने दिमाग में लानी है। अब बताओ है कि नहीं इजी? 15 के 15 हमने इजी वाले सेक्शन, मतलब टफ वाले सेक्शन इजी वे में कर लिए। आई होप बहुत अच्छे से सभी बच्चों को लग गया होगा, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी बच्चे जो जिनको अच्छी मतलब टफ लगती है वो नोट्स को रेफर करिए। मुझे भी नहीं इतने हिंदी के वर्ड्स आते हैं, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ये तो मैं पक्का पक्का आपको इतनी हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ, मैं वो भी करती, तो मेरे से नाराज मत होना, मैं अपना बहुत एफर्ट डाल रही हूँ, चाहे हेल्थ मेरा साथ भी नहीं दे रही इन दिनों, बट स्टिल ठीक है। बाकी आ जाओ अब क्वेश्चंस पे। क्लियर? मजा आ गया? वेरी गुड। देखो बहुत सच में आप ना अभी के अभी उठा के देख लेना नेट से, ये एक्ट ने तो मुझे भी घुमा दिया था, बहुत ही टफ है। थैंक्स टू गॉड मेरे हस्बैंड एडवोकेट है, तो उनसे मैं जहां मुझे कंफ्यूजन लगती थी मैं उनको पूछ लेती थी कि ये यही कह रहा है ना, तो वो कहते थे हाँ ये यही कह रहा है, तुम घबराओ मत। मैंने कहा बच्चे को गलत ना पढ़ा हो जाए, मैं इस चक्कर में हूँ। ठीक है चलो जी, क्योंकि ये ऑर्डर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स वगैरह हमने भी कभी नहीं पढ़े थे लॉ में, सच बताऊं तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं थे, बट करना है, आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपके लिए तो हमें करना है ना। चलो जी आ जाओ। हाँ हाँ चलो ये क्वेश्चन देखो बच्चे, एन अथॉरिटी, देखो फिर हिंदी वाले मेरे से लड़ते हैं, हिंदी वालों के लिए स्पेशल क्वेश्चन बना के लाती हूँ मैं कह तो रही हूँ जितना हो सके उतना एफर्ट डालती हूँ मैं आपके लिए, सबके लिए, सच में जितनी मुझे हिंदी आती है भर भर के दे देती हूँ, इससे ज्यादा आती नहीं, मैं क्या करूँ चलो, an authority who is appointed by the appropriate government by notification in the official gazette to exercise in such area as may be specified as per the Industrial Employment Standing Orders Act. Option A appellate authority, option B certifying officer, option C acting officer, option D none of the above. एक प्राधिकारी जिसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया जाता है जो औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अनुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है। देखिए कौन आएगा, कौन अपॉइंट करती है पहले, वो किसे पढ़ा है हमने बार 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 बार। वेरी गुड, आंसर सबके बहुत अच्छे आ रहे हैं, खुशी होती है देख के। ठीक है बिल्कुल सही आंसर है इसका सर्टिफाइंग ऑफिसर, ठीक है बी इसका सही आंसर है, तो शाबाश सारे बच्चों का। चलो जी आगे, आगे है व्हाट इज द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, 10A में पढ़ा था ना, पेड बाय एन एम्प्लॉयर in case of suspension pending inquiry for any worker as per the Industrial Employment Standing Orders Act. औद्योगिक रोजगार ये एक्ट का नाम है के अनुसार किसी भी श्रमिक के लिए लंबित जांच के मामले में नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते की दर क्या है? 50 and 70, 50 and 75, 50 and 60, 50 and 90। देखो श्रमिक यानी कि आपका वर्कर हो गया है ना, हाँ पता नहीं है। चलो जी बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, जिन्होंने रिवीजन देखो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे, यही इसका आंसर है, शाबाश। आंसर देखिए इसका बी ही है, कहाँ गया आ गया ना बी, हाँ। चलो जी, द सबसिस्टेंस अलाउंस
at the rate of 50% is payable by the employer for the first dash days as per the Industrial Employment Act. 60, 70, 80, 90 एक्ट के अनुसार नियोक्ता द्वारा 50% की दर से देय निर्वाह भत्ता नियोक्ता द्वारा, पहले आना था, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट कर दिया, दिनों के लिए दे है। पहले कितने दिनों के लिए है? बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड। देखो अभी आपको पढ़ लिया ना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, आप फटाफट आंसर दे जाओगे वहां पे, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ। If there is any dispute regarding subsistence allowance payable to the workman or the employer connected may refer the dispute to dash as per the Industrial Employment Act. कोई भी dispute है, कोई भी मसला है, कहाँ जाएगा? स्टैंडिंग कमेटी, लेबर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नन ऑफ द अबव। यदि किसी कामगार को देय निर्वाह भत्ते के संबंध में कोई विवाद है तो संबंधित कामगार या नियोक्ता यौगिक रोजगार ये एक्ट के अनुसार विवाद को डैश संधारित कर सकते हैं। किसके पास? लेबर कोड। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेरी। ये तो आया नहीं इसमें, ये भी नहीं आना, ये तो है ही नहीं, है ना। चलो जी आगे आ जाओ। कहते अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स कम इनटू ऑपरेशन एट एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज? कितनी एक्सपायरी के बाद वो जो है लागू हो जाते हैं? एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज? व्हेन देयर इज नो अपील। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, तो हमने क्या पढ़ा था? नो अपील कब आएगा ऑपरेशन में? बताओ कब आएगा ऑपरेशन में? के अनुसार स्थायी आदेश कितने दिनों के संपत्ति पर लागू होते हैं? औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम के द्वारा। वेरी इजी, बिल्कुल सही आंसर है, बी है इसका आंसर। 30 दिन हमने करा था, है ना, फिर वो ऑपरेशन में आ जाते हैं। क्लियर? सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सैटरडे को, कल सैटरडे है ना, तो कोशिश करूंगी ट्रेड यूनियन और स्टैंडिंग ऑर्डर्स में से ऐसे क्वेश्चंस लाऊं जो हमने टॉपिक क्लास में नहीं करा, पेपर में आया है, या वैसे इंपॉर्टेंट है कोई सेक्शन या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको कहीं से भी कुछ ना रहे, सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है बच्चे? सो ऊपर चले गया, काफी बड़ा कमेंट था। वेलकम 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 स्टूडेंट्स, this is all, these efforts are all for you, honestly. आप खुश, मैं खुश, हम सब खुश, है ना। बाकी अगर किसी को कुछ मेरी तरफ से कमी लगे हो तो आई एम सॉरी, ठीक है। हिंदी के नोट्स बोल दूंगी, जल्दी से जल्दी दें आपको। बाकी कुछ पूछना है एक्ट से जो रिलेटेड पहले वो करवाओगे, जैसे कि हाँ, पहले हम वो चीजें करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में वो अटरम पटरम करेंगे जो रहता वाला, है ना। पहले तभी तो मैंने ये उठाया है, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में से क्वेश्चन आते हैं। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच, कीप योर रिविजन्स आल्सो नाउ हाई, ओके। दिस इज नॉट वर्किंग, लेट मी एंड द स्ट्रीम नाउ। ओके, आई विल आस्क द टीम टू एंड द स्ट्रीम, मेरे से हो नहीं रही है। हाँ, ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। ओके जी, हाँ सिलेक्शन हो जाएगी।